नमस्कार सभी दर्शक को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं फिर से जो है चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में चर्चा करूंगा। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 40 से 45 मिनट और आगे देखते हैं उनके जीवन परिचय, उनके इतिहास और उनके कार्य के बारे में। उन्होंने क्या सब किए हमारे देश के लिए, है ना। आइए शुरुआत करते हैं। बात उन दिनों की है जब देश में स्वतंत्रता की जो है लहर चल रही थी। तो उस समय कईयों को हवालात में डाल देते थे, जेल में बंद कर देते थे अंग्रेजों। तो उस समय की बात है कि उन्होंने इसी दौरान उन्हें भी एक दिन जो है जेल में बंद किया गया था स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंग्रेजों के। आइए, बात है सन 1921 की, जिसमें उस समय राष्ट्र चेतना जो है पूरे जोर पकड़ने लगी थी और ब्रिटिश शासन के विरोध में संपूर्ण देश में मानो एक चेतना की लहर दौड़ गई थी। और लोग जाति धर्म के भेदभाव भुलाकर विदेशी शासन का तख्ता पलटने के लिए एकजुट हो गए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा अरुणाचल से सौराष्ट्र तक पूरा देश एक साथ विदेशी शासन के विरुद्ध कटिबद्ध हो गया। गांव गांव, नगर नगर और स्थान स्थान पर स्वदेशी आंदोलन भड़क। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। दुकान दुकान पर धरने प्रदर्शन किए जाने लगे। हर तरफ विदेशी वस्तुओं को जो है उसकी होली जलाई। सो माताओं एवं बहनों तक ने अपनी कीमती साड़ियां तथा परिधान अपने हाथों से जला डाला। यहाँ तक कि सुहाग की साड़ी भी अगर विदेशी थी तो भारतीय नारियों ने उन्हें अपना घर से निकाल फेंका। सभी के मन में बस एक ही लालसा थी, आजादी। चाहे जैसे भी मिले, स्वतंत्रता चाहे जैसे भी मिले। अब इस क्रूर विदेशी शासन से स्वतंत्रता ही भारतीय जनमानस का एकमात्र लक्ष्य था। उस समय ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार भारतीय जो है आदमी की और इस नागरिक की जागरूकता से कांप गई। क्यों? क्योंकि अगर भारतीय नागरिक ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए सामानों का उपयोग नहीं करेगी तो उनकी अर्थव्यवस्था ही टूटने लगेगी। यहाँ तक कि विदेशी सामानों के इस बहिष्कार से ब्रिटेन के शेयर बाजार में गिरावट आने लगी तथा ब्रिटेन इस आंदोलन को जल्दी समाप्त करने के लिए भारतीय ब्रिटिश सरकार पर निरंतर दबाव बढ़ाने लगा। ब्रिटिश सरकार इस क्रांति का यथाशीघ्र दमन करना चाहती थी, परंतु कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा। तरह तरह के जुल्म किए क्रांतिकारियों पर तरह तरह की बंदिशें लगाने की कोशिश की जाने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण भारत में आंदोलन की बाढ़ सी आ। शासन ने भारतीय आंदोलनकारियों पर जगह जगह लाठीचार्ज करवाया। कितने ही राष्ट्रवादी नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया। सभी आंदोलन एवं सभा सम्मेलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु इसका कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया, बल्कि उसके उलट सरकार के कुकृत्यों का और भी घोर विरोध होने लगा। जनता ने हड़तालें शुरू कर दी। प्रतिबंध के बावजूद रोज जुलूस निकल रहे थे, रोज जो है धरना प्रदर्शन होने लगे थे। सारा देश अपने से जो है एक साथ अपने सीने पर लाठी खाने के लिए जो है अन्यायी और गुलाम शासन के सामने सीना तान कर खड़ा हो। तो उस समय क्रांति की चिंगारी अब ज्वाला बनकर सारे देश में फैल गई थी और देश में हर तरफ से स्वराज की मांग उठने लगी थी। अब इस क्रांति में कोई भी पीछे नहीं। क्या विद्यार्थी, क्या वकील, क्या मजदूर, क्या किसान तथा सरकारी कर्मचारी, वही ब्रिटिश सरकार का ही कर्मचारी, उस समय के सरकारी कर्मचारी थे। सभी एकजुट होकर विदेशी शासन के विरुद्ध लोहा लेने के लिए तैयार हो। भारत माता के लाल अब जाग रहे थे। राष्ट्रीयता का सुनहरा रंग चारों ओर फैल रहा था। यहाँ तक कि सभी अब जो विदेशी शिक्षा को भी लोगों ने अस्वीकार करना शुरू कर दिया था। कई स्थानों पर राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खोले जा रहे थे ताकि स्वदेशी शिक्षा प्रणाली से लोगों के अंदर राष्ट्र भावना का विकास हो सके और अधिक से अधिक लोग इस राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दे सके।
चंद्रशेखर इस परिवर्तन को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अब उनकी आयु लगभग 15 से 16 वर्ष के बीच की हो चुकी थी। वे नित्य प्रति व्यायाम करते थे, जिससे उसका शरीर का विकास भी खूब हुआ। वे देखने में भोले भाले परंतु एक तेजस्वी किशोर लगते थे। अब उनका हृदय भी इस राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए मचलने लगा था। स्वतंत्रता की पुकार उन्हें इस राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही थी। अपने हृदय की इस सनसनी से उसके अंदर जो है उत्साह बढ़ जा रहा था। अपने आपस के वातावरण से वे ढेर सारी बातें ग्रहण करने लगे। सत्याग्रह के साथ जाना, उनसे मिलना, सत्याग्रहियों के साथ जाना, उनसे मिलना और उनसे बातें करना चंद्रशेखर को अच्छा लगता था। जहां भी जुलूसें हड़तालें होती थी, चंद्रशेखर वहां पहुंच जाते थे। वे सत्याग्रहियों के क्रियाकलापों के बारे में बड़े ध्यान से देखते थे। उनके साथ वे भी नारे लगाते थे और उनका उत्साहवर्धन करते थे। क्रांतिकारियों के साथ रहते रहते उनके अंदर एक प्रकार की निर्भीकता पैदा होने लगी। वे समझ गए कि अन्याय का समर्थन करना अन्याय करने के जितना ही बड़ा पाप है। अतः वे किसी भी अन्यायपूर्ण कार्य का प्रतिरोध करने से पीछे नहीं हटते थे। एक दिन वे कहीं जा रहे थे, रास्ते में धरना चल रहा था। अचानक पुलिस आ गई। पुलिसकर्मी धरना देने वाले सत्याग्रहियों को जो है डंडे से पीट रहे थे। तब तथा उन्हें पकड़ पकड़ कर बड़ी निर्ममता से सड़क पर घसीट रहे। उन्हें कड़ी यातनाएं दी जा रही। और वो कोई पुलिस ब्रिटिश पुलिस नहीं थी, वो भारतीय लोग ही थे जो ब्रिटिश अ, जो ब्रिटिश पुलिस बनकर जो है उनका दमन कर रहे। चंद्रशेखर अपनी आंखों के सामने इस प्रकार का अन्याय होते नहीं देख सकते थे। उनका युवा खून खौल उठा। उन्होंने देखा कि एक पुलिस अधिकारी सभी पुलिस को नियंत्रित कर रहा था। चंद्रशेखर ने क्रोध में भरकर एक पत्थर उठाया और खींच कर उसके माथे पर दे मारा। पत्थर उस पुलिस अधिकारी को लहूलुहान कर गया। उसके माथे से बड़ी तेजी से खून बहने लगा और बहते खून से उसकी वर्दी तर हो गई। यह उस समय एक बहुत बड़ी घटना थी। दिन दहाड़े इस तरह किसी पुलिस अधिकारी को पत्थर मारकर घायल कर देना कोई साधारण बात नहीं थी। पुलिस में कर्मियों में खलबली मच गई। सत्याग्रहियों को छोड़कर अब पुलिस पत्थर मारने वाले को खोजने लगी। चंद्रशेखर इसी बीच सबकी आंखों में धूल झोंक कर निकल भागने में सफल हो गए थे। फिर भी एक पुलिसकर्मी ने उन्हें पहचान लिया। क्षमा कीजिएगा। चंद्रशेखर माथे पर चंदन का टीका लगाया करते थे। सो चंद्र इस समय इस घटना के समय भी उनके माथे पर वही टीका लगा हुआ था। सिपाही को विश्वास था कि वह उस टीका लगाने वाले को देखकर पहचान लेंगे। पुलिस का एक दल सारे नगर में उस आलक को खोजने लगे, है ना? और जो है तलाश करने लगा और अंततः वे चंद्रशेखर के ठिकाने पर भी पहुंच गए। और कई दिनों के तलाशी के बाद जो है चंद्रशेखर का ठिकाना जो है उन्होंने ढूंढ लिया। चंद्रशेखर का कमरा कई क्रांतिकारियों के चित्रों से सजा हुआ था। उसकी दीवार पर गांधी जी, गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय आदि कई महानायकों की तस्वीरें लगी थी। चित्रों पर फूल मालाएं चढ़ी हुई थी। सिपाही ने कमरे को ध्यान से देखा। अचानक उसकी दृष्टि चंद्रशेखर के तिलक पर गई। वह समझ गया कि यह वही लड़का है। कमरे में व्याप्त राष्ट्रीयता के वातावरण ने उसके संदेह को और पुष्ट कर दिया। उसने आगे बढ़कर चंद्रशेखर के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। हाथों में हथकड़ियां पड़ जाने के बाद भी उस किशोर सिंह के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसके माथे पर जरा सा भी शिकन न आए। उसका मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। वे समझ गए कि मातृभूमि की सेवा का पहला द्वार जेल खाना ही है। अतः उन्हें बिना किसी अ, जाति प्रतिवाद के हथकड़ियां पहन ली। उन्हें खाना लाया गया। पुलिस अधिकारी ने समझा कि यह जरा सा लड़का उत्तेजना में आकर ऐसा कांड
कर बैठा, अब थोड़ी सी सजा मिलते हैं, इसकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। अतः उसने अपने हवालात में बंद कर दिया और खुद सोचने लग, सोचने समय की जगह सुनने चला गया। जाड़े के दिन थे, करकराती सर्दी पड़ रही थी, मानो रक्त जम गया। ऐसे में चंद्रशेखर के पास मात्र एक लंगोट तथा एक कुर्ते के अलावा कुछ नहीं था, ना कुछ ओढ़ने के लिए और ना कुछ बिछाने के लिए। पुलिस अधिकारी की समझ में यही इसकी सजा थी। उसने सोचा कि जब रात को ठंड लगेगी तो उसके होश अपने आप ठिकाने आ जाए और क्षमा मांगने लगे। परंतु पुलिस अधिकारी यह नहीं समझ पाया कि जिनके दिलों में मातृभूमि के चिराग जलते हैं, वो जरा सी ठंड क्या बड़े से बड़ा जुल्म भी हंसकर सह लेंगे। और फिर यहाँ तो मातृभूमि की स्वतंत्रता का शोला ढक रहा था। आधी रात के लगभग थानेदार की नींद, तापमान लगातार कम होता जा रहा था। थानेदार ने सोचा कि इतने कम तापमान में तो वह लड़का बेचारा ठिठुर गया हो। चलकर उसे देखना चाहिए। उसने आकर शिक्षकों के पार देखा तो उसके होश उड़ गए। चंद्रशेखर मात्र एक लंगोट पहने दंड बैठक कर रहे। इतनी सर्दी में भी उसने सारे शरीर से पसीना चूरा। इतनी कम उम्र में इतनी हिम्मत और दिलेरी देखकर उसके उसे बहुत आश्चर्य हो रहा। वह थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। आइए, जब सुबह हुई तो क्रांति के भी उस जमाने में अगर ब्रिटिश सरकार के लिए कोई सबसे बड़ा सहायक था तो वो भारतीय नौकरशाह, भारत के ही लोग। एक बार शायद किसी किसी ब्रिटिश नौकरशाह को किसी भारतीय क्रांतिकारी से तो सहानुभूति हो सकती थी, परंतु भारतीय नौकरशाहों से, चाहे वे न्यायपालिका में हो अथवा कार्यपालिका में, किसी को भी सहानुभूति की उम्मीद नहीं होती थी। तो सबसे बड़ा गद्दार जो था उस समय का, भारतीय जो लोग अंग्रेजों के साथ काम करता था, अंग्रेजों के लिए काम करता था, वही था। उसके दिल में कोई रहम नहीं था। समझ? तो हमारे आदमी ही है, हमें ही जो है अत्याचार करते थे, हमें ऊपर। इस बात से यही पता चलता है, यही के आदमी। वहां के लोग तो मुट्ठी भर थे। तो काशी में उन दिनों एक नया मजिस्ट्रेट आया था। वह पारसी था, उसका नाम था खेर फाट। अपनी कठोरता तथा तंग दिली के लिए वह पहले से ही बड़ा कुख्यात हो चुका था। विख्यात नहीं, कुख्यात। विख्यात और कुख्यात में अंतर है। विख्यात होता है किसी अच्छे काम से, नामों से, और कुख्यात होता है किसी खराब के नाम, खराब काम के नाम से। क्रांतिकारियों के प्रति तो उसका व्यवहार आवश्यकता से बहुत ज्यादा ही कठोर। क्रांतिकारियों को वह साधारण से अपराध के लिए भी अत्यंत कठोर दंड दिया करते थे। चंद्रशेखर को भी दूसरे दिन उसी अदालत में ले जाया गया। खेरफाट की अदालत लगी हुई थी। कटघरे में एक सुंदर तथा गठीले बदन का नौजवान खड़ा था। उस लड़के को देखकर उस निर्दयी व कठोर न्यायाधीश को भी दया सी आने लगी। उसने एक नजर कटघरे में खड़े नौजवान पर डाली और फिर साधारण भाव से पूछा, लड़के तुम्हारा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर जी बोले, आजाद। उस लड़के ने अत्यंत ही गंभीर आवाज में उत्तर दिया, पिता का नाम स्वतंत्रता। मजिस्ट्रेट ने अपने सवालों का जवाब इस तरह लड़खड़ाते स्वर में सुनकर हतप्रभ रह गया। सो उसने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ? बोले, चंद्रशेखर जी ने बोला, जेल खा। उसी गंभीर आवाज में उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर मजिस्ट्रेट का चेहरा लाल हो, क्रोध के मारे मानो उसके शरीर में आग सी लगी। उसने चंद्रशेखर को 15 बेंतों की सजा सुनाई। अपराध के मुकाबले जो है यह सजा सुनकर लोग जो है सन्न रह गए। एक बार तो ऐसा लगा मानो सबको सांप सूंघ गया। अपराध के मुकाबले यह दंड बहुत ही जो है ज्यादा था। उस समय बेंतों का यह दंड बहुत भयानक होता था, और 15 बेंतों की सजा तो उसके
कोमल शरीर की सारी खाल उधेड़ देने के लिए काफी। सो जल्लाद के हाथों में तेल का भिगा हुआ बैत जब शरीर पर चोट करता तो मानो चमड़ी बैत के साथ ही लिपट कर चली जाती। अच्छे अच्छे धैर्यशीलों की हिम्मत बैतों की सजा के सामने टूट जाती। बैत क्यों? बैत बैत की चोट जब चमड़ी को छीलती तो बड़े हिम्मती भी रोने चीखने लगते। ऊपर से तुर्रा यह कि उन दिनों बनारस की जेल का जेलर गांडा सिंह कठोरता और निर्दयी में उसका मुकाबला आदिम युग के किसी शैतान से कम नहीं था। देखिए ये भी आदमी भारतीय ही था और किसके लिए लड़ रहा था? अंग्रेजों के साथ। बताइए, बड़े बड़े कैदी जब गांडा सिंह को जेल में जाने की बात सुनते तो उनकी हिम्मत जवाब दे जाती। चंद्रशेखर को भी जेलर गांडा सिंह ने सामने पेश किया गया। खाली लंगोट छोड़कर बाकी सभी कपड़े चंद्रशेखर के शरीर से उतरवा लिए। उन्हें नंगे शरीर पर बेंत लगाने के लिए तैयार। उस समय शरीर पर बेंत लगने से पहले शरीर पर एक प्रकार की दवाई लगाई जाती। चंद्रशेखर के शरीर पर उस दवा का लेप लगाया गया। उसके बाद उन्हें खंबे से बांध दिया गया। चंद्रशेखर के मन से डर जैसे भाव निकल चुके थे। सच तो यह है कि वह कर्मयोगी शरीर की सीमा से बाहर निकलकर आत्मस्थ हो चुका। राष्ट्रभक्ति अब मात्र उनके विचारों में नहीं बल्कि आत्मा को भी स्पर्श कर चुकी। उनकी भाव बहिंगम जो से उनकी वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाना कठिन था। जेलर गंडा सिंह का ख्याल था कि अभी दो बेंत पड़ते ही इस लड़के की सारी अकल ठिकाने आ जाएगी और रो रो कर रहम की भीख मांगने लगे। रहम। लेकिन जेलर गंडा सिंह ने जल्लाद को बुलाकर उसे बेंत लगाने का आदेश दिया। साथ ही खुद भी खड़े होकर गिनती शुरू की। एक। जल्लाद ने तेल से भींगा बेंत चंद्रशेखर की पीठ पर दे मारा, सटा। और पहले बेंत के साथ ही पीठ की चमड़ी का मांस बेंत के साथ खिंचा आया। सबको उम्मीद थी अब यह नौजवान के मुंह से आह निकलेगी, परंतु यह देखकर वह जल्लाद जिगर भी आश्चर्य से भर उठा जब भारत माता के उस वीर सपूत के मुंह से आह तथा चीख निकलने की वजह निकला, भारत माता की जय। जेलर की आवाज में उसका सारा आक्रोश सिमट आया। उसने क्रोध भरी नजरों से उस जल्लाद की ओर देखा कि शायद उसने बैत जोर से नहीं लगाई हो। कड़क कर बोला, दो। जल्लाद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बैत लहराया। बैत की आवाज गूंजी, सड़ा। परंतु वो वह आवाज भारत माता की जय की आवाज से जो है आवाज में दब कर रह गई। पीठ की पूरी चमड़ी कटकर लटक गई। खून की धारा बह रही थी, फिर भी उस वीर के चेहरे पर ना तो पीड़ा का कोई भाव था, न आंखों में दर्द। शैतानों के शैतान गंडा सिंह ने भी यह देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इस 15 साल के किशोर में वह कौन सी शक्ति है जो इस प्रकार से पीड़ा से मुक्त किए हुए थी। अपनी आंखों में आश्चर्य का भाव लिए शैतान चिल्लाया, तीन। जल्लाद ने पूरी शक्ति से तीसरा बैंच जमाया, फिर भी चंद्रशेखर के मुंह से चीख या बेचारगी की जगह वही सिंहनाद गूंजा, भारत माता की जय। अब उनकी पीठ पर बड़े बड़े घाव बन चुके थे। घाव से मांस और रक्त बाहर बाहर को उमड़ आया था, लेकिन आजादी का मतवाला वह दीवाना अभी पूर्ण रूप से शांत था। उसके चेहरे पर पीड़ा या दुख का कोई भाव नहीं था। लोग अपलक दृष्टि से उस अद्भुत बालक को देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर किस माँ की कोख से यह सिंह पैदा हुआ। सड़ाक सड़ाक की आवाज गूंज उठ रही थी और साथ ही गूंज रहा था चंद्रशेखर का जय घोष। आवाजें दूर फिजाओं में गूंज रही थी और चारों तरफ से लौटकर बस एक ही आवाज आती थी, भारत माता की जय। चंद्रशेखर का सारा शरीर खून से तरबतर हो चुका था। मांस के चिथड़े बाहर निकल आए थे। चमड़ी मानो सूख कर सटक सी गई हो, परंतु माँ भारती के उस वीर सपूत के चेहरे पीड़ा या दुख के भाव की जगह वीरता का तेज तन देखने वालों की आंखों में चौंधिया देता था। देखने वालों की आंखों को भी चुंधिया देता था, चौंधिया देता था।
चारों तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। वातावरण ने इन नारों की गूंज में पूरी तरह डूब गया था। वहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जो माँ भारती के उस सच्चे सपूत को देखने और उसका स्वागत करने के लिए आतुर नजर आ रही थी। सबकी निगाहें खामोशी से उस फाटक के अंदर माँ भारती का जय घोष करते उस नौजवान के बाहर आने का रास्ता पर, जो है रास्ते पर लगी हुई। सजा के बाद चंद्रशेखर जब बाहर आए तो सारा वातावरण माँ भारती की जय तथा आजाद अमर रहे के नारों से गूंज उठा। जनता ने उनकी राहों में अपनी पलकें बिछा दी। भारत माता की जय तथा ब्रिटिश राज का नाश हो के नारे से वातावरण थर्रा उठा। लोग नारे लगा रहे थे, नौकरशाही मुर्दाबाद, अत्याचारों का नाश हो, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आजाद पर फूलों की वर्षा हो रही थी, उनका खून से सरोवर शरीर फूलों से लद चुका था। अगर संभव होता तो लोग उनका सारा दर्द अपनी आंखों में छिपा लेते। बनारस के ज्ञान वापी मोहल्ले में, जिसमें चंद्रशेखर आजाद का निवास था, मानो एक क्रांति सी लहर सी दौड़ गई। सभी ने सलाह करके शाम को एक विशाल सभा का आयोजन किया। सारे नगर से हर एक छोर से लोगों की भीड़ सभा स्थल की ओर दौड़ रही थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी क्रांति के उस महानायक को एक नजर से देखते थे। सबके दिलों में उस अद्भुत नौजवान के प्रति प्रेम का भाव उमड़ रहा था। शाम तक एक खूबसूरत मंच तैयार हो गया। हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। शायद आजाद ने जब मंच पर आकर लोगों का अभिवादन किया तो लोगों की आंखों से प्रेम, श्रद्धा और करुणा का सागर उमड़ आया। सबने बस यही सोचा कि यह क्रांति का दूत स्वाभाविक रूप से आजाद लगता है। यदि इसने अपना नाम आजाद बताया है तो भला इसमें गलत भी क्या है। उनके दर्शन होते ही मंच पर चारों तरफ से रंग बिरंगे फूलों की बारिश होने लगी। पूरा मंच मानो फूलों के भार से चरमरा उठा। वहां उपस्थित सभी लोग ने क्रांति की उद्दाम भावना जाग उठी थी। भारत माता की जय और आजाद की जय के नारों से जो सारी सभा जो है गूंज उठी। लोगों ने जब उनके घाव को देखा तो मानो सबके अंदर एक अनजाने क्रोध के भाव ने जन्म ले लिया, जो कारण बस अंग्रेजी शासन के पक्ष में बोलते थे। वे भी ब्रिटिश साम्राज्य की तबाही के नारे लगाने लगे। सत्य तो यह है कि किसी भी निरंकुश और अत्याचारी शासन की तबाही वास्तव में शासन की वजह से ही होती है। जैसे जैसे अत्याचार बढ़ता जाता है, शासन की उम्र घटती जाती है। संपूर्णानंद जी उन दिनों मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन करते थे। उस पत्रिका के प्रकाशक श्री शिव प्रसाद गुप्ता थे। अगले दिन संपूर्णानंद जी ने उस पत्रिका पर आजाद का चित्र छापा। साथ में ब्रिटिश साम्राज्य की ज्यादतियों को उजागर करते करता एक लेख भी प्रकाशित किया गया। वह लेख मुख्य रूप से ब्रिटिश नौकरशाही के अत्याचारों का भंडाफोड़ करने के उद्देश्य से दिया गया था, ताकि जो लोग अभी तक स्वतंत्रता के इस महासंग्राम में अपनी भागीदारी नहीं कर पाए थे, वे भी इस लड़ाई में समान रूप से भाग ले सके और ब्रिटिश शासन का संपूर्ण रूप से विरोध हो सके। इस लेख में आजाद के वीरतापूर्ण कार्य एवं साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। हालांकि मजिस्ट्रेट खैरफाट ने चंद्रशेखर की मातृभूमि के प्रति इस भावना को समाप्त करने के लिए उन्हें बैतों की सजा दी थी, परंतु उसने फैसले के विपरीत चंद्रशेखर के हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम और ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा की भावना दोनों को दृढ़ कर दिया था। वास्तव में मनुष्य को मूल प्रवृत्ति ही आजादी है। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता लौकिक प्रक्रिया नहीं, प्राकृतिक सत्य है, क्योंकि आत्मा को कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। और शरीर की स्वतंत्रता चाहे कोई भले ही छीन ले, परंतु मन की स्वतंत्रता को किसी भी अत्याचारी शासन द्वारा नहीं छीना जा सकता है। व्यक्ति का शरीर चाहे बंदी बना लिया जाए, परंतु मन को बंदी बनाना किसी भी सत्ता के लिए संभव नहीं है। स्वतंत्रता के सच्चे प्रेमी मात्र अपने लिए संघर्ष नहीं करते, उनका संघर्ष तो संपूर्ण जीवित जगत के लिए होता है। उनकी स्वतंत्रता की परिभाषा मात्र स्वयं स्वांत सुखाय नहीं होती, अपितु सर्वजन हिताय होती है। और शायद यही कारण है कि प्रत्येक स्वतंत्रता प्रेमी अत्याचारी शासनों की आंखों की किरकिरी होती है।
उसका संपूर्ण जीवन कारागार के अंधेरी कोठरी में बीतता है, परंतु वे आने वाले नस्लों को एक ऐसा प्रकाश दे जाते हैं जो युगों युगों तक मानव जाति के रास्ते में प्रकाश स्तंभ बनकर उन्हें राह दिखाता रहता है। अंग्रेजी शासन के समय जब स्वतंत्रता प्रेमियों का वास्तविक घर जेल ही बन गया था, तो स्टेट को चंद्रशेखर ने अपना घर जेल खाना ही बताया। इस प्रकार उनके उत्तर में यह गंभीर अर्थ छिपा था, मैं स्वतंत्रता की मांग करने वाला एक सिपाही हूँ और मेरे जैसे प्रत्येक सिपाही का घर जेल खाने के सिवा और क्या हो सकता है। उसने इस उत्तर में अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों का संकेत मिला था। इस घटना ने चंद्रशेखर को लोकप्रिय बना दिया था। अब उनका पंडित चंद्रशेखर तिवारी नाम नेपथ्य में कहीं खो गया था। सच तो यह है कि यह घटना ही उनके भावी जीवन की आधारशिला थी। इस घटना के बाद वे चंद्रशेखर से वीर चंद्रशेखर आजाद बन गए। जेल के नियम के अनुसार आजाद को रिहा करते समय 3 आने दिए गए। बैतों की सजा के बाद जब जेलर गांडा सिंह ने उन्हें वे 3 आने पकड़ाए, तो आजाद ने यह कहते हुए पैसे उसके मुंह पर दे मारे कि इन पैसों से वह अपने अंग्रेजी आकाओं के लिए दावत का प्रबंध करो। इस प्रकार इतनी पीड़ा के बाद भी आजाद ने साहस का दामन नहीं छोड़ा और एक बार फिर अपने स्वाभिमान एवं साहस का परिचय दिया। चंद्रशेखर आजाद को मिली इस सजा ने पूरे देश के जनमानस को झकझोर में डाला। देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने इस घटना को विस्तार से प्रकाशित किया और ब्रिटिश सरकार की निंदा की। घटना की सूचना चंद्रशेखर आजाद के घर भी पहुंची। समाचार पढ़कर उनके पिता सीताराम जी बहुत चिंतित हुए। वे तुरंत बनारस पहुंच गए। उन्होंने चंद्रशेखर को बहुत समझाने बुझाने का प्रयास किया। उन्होंने आजाद से कहा, बेटा जो हुआ उसे पूजा घर वापस लौट चल, वहां तेरी माँ इंतजार कर रही है। आजाद ने पिता से कहा, पिताजी घर पर निश्चित रूप से मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, परंतु यहाँ तो भारत माता हम सब का प्रतीक्षा कर रही है। मेरी माँ को अगर कोई कुछ कहे तो मैं शायद गला घोंट कर मार दूंगा। और यहाँ देखिए, भारत माता दस्युओं के हाथों में जो है जकड़ कर कराह रही है। अब कृपया आप ही बताएं, ऐसे में मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है। पिताजी, भारत माता की आजादी मेरा एकमात्र लक्ष्य है। क्या आप चाहेंगे कि मैं एकमात्र लक्ष्य का परित्याग कर घर जाकर सुख की नींद से सो जाऊं? क्या मेरा जो है हृदय मुझे निरंतर कोसता नहीं रहेगा? परंतु बेटा, सीताराम जी कुछ कह नहीं पाए। पिताजी, मैं देश सेवा का व्रत ले चुका हूँ। अब तो जीना भी भारत माता के लिए और मरना भी भारत माता के लिए। इसे मेरा हक मत समझिए, मेरी व्यवस्था समझिए। अगर मैं भारत माता को स्वतंत्रता की बेड़ियों से छुड़ा सका तो निश्चित रूप से आपके पास लौट आऊंगा, और अगर कहीं यह ना कर सका तो एक दिन इसी भारत माता के आंचल में चुपचाप सो जाऊंगा। अगर आपकी आज्ञा मानकर अपना व्रत में तोड़ भी दूं तो मैं भी आप लोगों की सेवा ना कर पाऊंगा, क्योंकि यह व्रत टूटने के बाद मेरे लिए जीना संभव नहीं है, नहीं होगा। इसीलिए मुझे मातृभूमि की सेवा के लिए आशीर्वाद दीजिए। सीताराम जी कुछ कहते नहीं बना। उन्हें लगा कि कुछ ही दिनों में इनका सुपुत्र कहीं खो गया। अब सामने जो बेटा है वह चंद्रशेखर उनका पुत्र नहीं बल्कि आजाद है। वो माया से मुक्त, जीवन बंधन से मुक्त आजाद, जिसे वो पहचान नहीं पा रहे हैं। उन्होंने चंद्रशेखर को मनी मन आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र तू अपने उद्देश्य में सफल हो। मैं जा रहा हूँ और संभवतः आज के बाद मैं तेरे मार्ग में कभी नहीं आऊंगा। यह कहकर सीताराम जी अपनी आंखों से पोंछते चुपचाप वहां से चले गए। आजाद खामोशी से पिता को जाते देखते रहे। उनकी पलकों में भी कुछ आंसू उतर आए थे, परंतु उस महावीर ने उन आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लिया था। सांसारिक लक्ष्यों से परे रहने वाले ये महान योद्धा अपने पिता के अंदर उमड़ रही भीषण पीड़ा का अर्थ जानते थे, परंतु अब वे देश सेवा का व्रत ले चुके थे। प्रकृति ने उनके लिए उनके लक्ष्य का निर्माण कर दिया था और अब उनके लिए उनका यही लक्ष्य संसार का सबसे बड़ा सुख था। अब उनकी दृष्टि में उनका कोई एक घर नहीं था, संपूर्ण भारत ही उनका घर था और संपूर्ण भारतवासी बंधु बांधव। देश हित के लिए व्यक्तिगत हित का परित्याग कर दिया। व्यक्तिगत सुख अब सर्वजन सुखा के रूप में बदल चुका था। पारिवारिक मोह की संकीर्ण विचारधारा से बाहर निकलकर अपने स्वयं को समस्त मानवता के लिए आजादी तथा एकता के लिए समर्पित कर दिया था। आइए अब बात करते हैं उनके क्रांतिकारी जीवन की, के क्रांतिकारी जीवन के नए डगर की, जहाँ चंद्रशेखर जी के भाग्य का फैसला हो चुका था। क्रांति अब उनके जीवन की नई लक्ष्य थी और आजादी उनके जीवन का एक
जो है क्रांति अब उनके जीवन की नई जो है रास्ता थी, और आजादी उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य। देशभक्ति के रंग में वो पूरी तरह से रंग गए थे, और पढ़ाई से उनका मन जैसे उचट सा गया था। जिंदगी अब उन्हें नीरस तथा बोझिल लगने लगी थी। अब वे विद्यालय में भी क्रांति संबंधित चर्चा अधिक करते थे। वे अपने साथ पढ़ने वाले को भी उतना ही लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। उनके मन में अनगिनत उमंगें थी, वे आजादी के लिए कुछ करना चाहते थे। वे हर पल अब इसी योजना को बनाने में लगे रहते थे, आजादी के लिए अधिक से अधिक क्या किया जा सकता है। उस समय गांधी जी सहयोग और असहयोग आंदोलन चला रहे थे। उनका यह आंदोलन अपने चरम पर था। संपूर्ण देश की जनता मानो अंगड़ाई लेकर किसी स्वप्न से जाग उठी थी। जगह जगह पर ब्रिटिश शासन एवं उसकी तानाशाही का विरोध हो रहा था। उस समय एक ऐसी घटना घट गई जिसने गांधी जी को झकझोर कर रख दिया। गोरखपुर में चोरा चोरी के पास ग्रामीणों और सिपाहियों में कुछ झड़प हो जाने के बाद ग्रामीणों को सिपाहियों ने बुरी तरह से पीट दिया। इससे उत्तेजित होकर ग्रामीण थाने पर चले आए और पथराव करने लगे। ग्रामीणों को इतना उत्तेजित देख सिपाही भागकर थाने में घुस गए और थाना अंदर से बंद कर लिया। उस समय उन्हें यह चाहिए था कि वे अपने साथी पुलिस कर्मियों को सजा देते और ग्रामीणों से क्षमा मांगते, परंतु ब्रिटिश सल्तनत के वे क्रूर सिपाही मानवतावादी सिद्धांतों से संपूर्ण रूप से पड़े थे। भला वे इस प्रकार की भल मानस साहस क्यों दिखाते? इसका परिणाम यह हुआ कि क्रोध से उत्तेजित उन ग्रामीणों ने चौड़ा चौड़ी थाने में आग लगा दी। उस आग में थाने के दरोगा सहित कई सिपाही जलकर भस्म हो गए। भारतीय इतिहास में इस घटना को चौड़ा चौड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। आंदोलन के दौरान हुई इस हिंसा ने गांधी जी को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने वो सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके ठीक दूसरे ही दिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता का उत्साह उस समय चरम पर था। गांधी के इस निर्णय से सबको निराश हुई। लोग ठिठक कर सोचने लगे कि गांधी जी ने यह क्या कर दिया। हालांकि बाद का इतिहास यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि हिंसा के बल पर अंग्रेजों से उन परिस्थितियों से मुकाबला नहीं किया जा सकता था, और गांधी जी इस बात को भली भांति जानते थे। सच तो यह था कि गांधी जी ने प्राचीन भारतीय सिद्धांत को एक कूटनीतिक कैनवास पर चित्रित किया था। परंतु यह भी आश्चर्य की ही बात थी कि आंदोलन वापस लेने के तत्काल बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल आंदोलन के समय पूरा देश गांधी जी के साथ था। अंग्रेज जानते थे कि इस समय गांधी जी को गिरफ्तार करने का अर्थ है सारा देश भून होकर जल उठेगा, और तब वे किसी भी तरह से उसको रोक नहीं पाए। परंतु आंदोलन के स्थगित हो जाने के बाद लोगों के मंगों पर पानी फिर गया और गांधी जी अकेले पड़ गए। तब उन्हें गिरफ्तार करना उनका घातक नहीं रह गया, उतना घातक नहीं रह गया। आंदोलन के बीच में रुक जाने से सबसे ज्यादा निराश युवा वर्ग को हुई थी, जो अब आजादी को अपने बिल्कुल निकट मानते थे। आजाद को भी इससे गहरा आघात लगा, परंतु यह विचलित होने का समय नहीं था। वे जिस पथ पर चल पड़े थे उसे वापस लौटने का लेश मात्र ख्याल भी उसके मन में नहीं था और नहीं आया। अब चंद्रशेखर राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। इस तरह से सक्रिय हो जाने के बाद उनकी पढ़ाई में व्यवधान आने लगा। बहुत सोचने विचारने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। अब वे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए उचित वातावरण की खोज करने लगे। उनका रुझान वीरतापूर्ण कार्य की ओर अधिक था। वे सोचते थे कि स्वतंत्रता मांगने से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए उद्योग करना पड़ता है। अब तक क्रांतिकारी युवकों ने अनेक बार अपने महत्वपूर्ण कार्यों से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। बनारस भी क्रांति की चिंगारियों से अछूता नहीं था। इन क्रांतिकारी गतिविधियों में बंगाल के क्रांतिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। बंगाल प्रांत से ही इन क्रांतिकारियों ने देश के कोने कोने में अपना जाल बिछा रखा था। बनारस षड्यंत्र के नेता और क्रांतिकारियों का नेतृत्व सचिंद्रनाथ सन्याल की गिरफ्तार होने के बाद उन्हें काले पानी की सजा दी गई थी। नेतृत्व के अभाव में यह आंदोलन कुछ समय के लिए सुस्त पड़ गया। सन 1922 में जब सभी राजनीतिक बंदियों को माफ कर दिया गया था, इस प्रकार उस समय ये सभी क्रांतिकारी जेल से छूट गए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद युवा वर्ग उस समय खिन्न था। उसे लग रहा था कि इस प्रकार आजादी कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी। सचिंद्रनाथ सन्याल ने इस अवसर का लाभ उठाकर पुनः एक क्रांतिकारी दल का गठन कर लिया।
सन्याल ने शीघ्र इस दल को पूर्णतः मजबूत बना लिया। उनकी गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश ही था। उसी समय बंगाल में अनुशीलन समिति नाम की एक क्रांतिकारी संस्था कार्य कर रही थी। सचिंद्रनाथ सन्याल का क्रांतिकारी दल तथा अनुशीलन समिति दोनों ही लंबे समय से अलग अलग कार्य कर रहे थे, परंतु उनकी कार्य पद्धति एक जैसी। अब इन दोनों क्रांतिकारी संगठनों ने एक साथ मिलकर काम करने का निश्चय किया। इस दल का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। संगठित क्रांति द्वारा गणतंत्र की स्थापना करना, नागरिकों को मताधिकार प्राप्त कराना, समाज के शोषित वर्ग का उत्थान करना आदि इस एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्य थे। वास्तव में इस क्रांतिकारी संगठन पर रूसी साम्यवाद का प्रभाव था। इसके इसके सदस्य बेलोशेविक क्रांति से प्रभावित थे और उसी की तर्ज पर काम करते थे। अभी कुछ वर्ष पूर्व 1917 में रूस में साम्यवाद शासन की स्थापना हुई थी। इस दल के सदस्य भी उसी प्रकार के शासन के पक्षधर थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुके थे। बनारस में राजेंद्रनाथ लहरी, सचिंद्रनाथ सन्याल तथा रविंद्रनाथ मोहन आदि इस दल को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं दिनों एक दिन आजाद की मुलाकात दल के प्रमुख संगठन करता फडणवीस जी से हो। फडणवीस जी आजाद के विचारों तथा उनके कारनामों से बहुत प्रभावित थे। वे सब यह बखूबी जानते थे कि अगर आजाद जैसा कार्यकर्ता किसी संगठन में शामिल होता है तो निश्चित रूप से वह संगठन के कार्यों में अपना योगदान काफी बेहतर तरीके से दे सकता है। फडणवीस जी ने आजाद के सामने अपने संगठन में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। आजाद को और क्या चाहिए था, वे तो लंबे समय से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। सो उन्होंने तुरंत उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस तरह आजाद अपने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। इस तरह सागर की विशाल और चंचल नहर को रास्ता मिल गया। संगठन का सदस्य बन जाने के बाद वहीं पर उनकी मुलाकात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आदि महान क्रांतिकारियों से हुई। यहीं से उनके भावी क्रांतिकारी जीवन का नया अध्याय शुरू। बात एक बार की बात है जब उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूटने के जो है सोचा, तो वहां पर वो असफल हो। बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बन जाने के बाद आजाद अब पूर्णतः सक्रिय हो गए थे। उनके दल के सभी साथी नवयुवक थे तथा क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत। उनमें वीरता तथा साहस कूट कूट कर भरा रहता था। वे नवयुवक साधन विहीन थे, परंतु अपने साहस तथा वीरता के बल पर ब्रिटिश सरकार की सत्ता को चुनौती दे। भूखे प्यासे संघर्षरत वे नवयुवक भारतीय मातृभूमि की आजादी के मतवाले थे। अपनी जान की परवाह न करते हुए विदेशी शासन को चुनौती दे रहे थे। उसकी तख्ता उलट देने के लिए संघर्ष कर रहे थे। किसी संगठन के निर्माण में सफलता व असफलता कोई मायने नहीं रखती है, और वह अभी तब जब उस संगठन का निर्माण किसी निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए न होकर बहुजन हिताय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया हो। उन क्रांतिकारियों का सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि वे मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने निजी स्वार्थ सुखों को अपने तमाम परिचितों को भूलकर देश हित में कार्य कर रहे हैं। उस समय एसोसिएशन का सदस्य संख्या जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि इसमें जहां एक और इसे एसोसिएशन को और आजाद एसोसिएशन के इस कार्य के लिए जो है प्राणपण से जुट गए। वे ब्राह्मण का वेश बनाकर गांव गांव घूमते तथा नवयुवकों से मिलकर उनके विचार जानने का प्रयास भी करते थे। जिन युवकों के विचार उन्हें क्रांतिकारी प्रतीत होते थे, उन्हें वे अपने दल में शामिल कर लेते थे। इस प्रकार आजाद के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप थोड़े ही समय में संगठन की सदस्यता काफी बढ़ गई, किंतु किसी संगठन को सुचारू रूप से चलने तथा उसे गति देने के लिए जिस
जिस सबसे प्रमुख चीज की जरूरत होती है वह है धन, और संगठन के पास धन का सर्वथा अभाव था। संगठन के सभी प्रमुख सदस्यों ने मिलकर विचार किया कि इस समस्या के समाधान के लिए एकमात्र उपाय था पूंजीपतियों के घर डाका डाला जाए और अधिक से अधिक धन एकत्रित किया जाए। सबने अपने मत व्यक्त करते हुए कहा कि सभी संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार उनका होता है जो राष्ट्र एवं समाज का विकास चाहते। और उस समय तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो भयानक डाकुओं से भी बढ़कर दुर्दांत दास्यु थे, जो समाज के गरीब व निर्बल लोगों को अमानवीय तरीके से लूट कर अपना घर भरते थे। संगठन ने इन्हीं से अपनी सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन प्राप्त करने का निश्चय किया। शाम का समय था। दल के कुछ चुने हुए लोग, जिनमें अशफाक उल्लाह खां आदि शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाका डालने निकल पड़े। फतेहपुर के एक गांव में डाका डालने का निश्चय किया गया था। जैसे ही वे गांव में घुसे, गांव के लोग ने पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं और किसके यहाँ जा रहे हैं? गांव के मुखिया के यहाँ हमारा निमंत्रण है, हम लोग वहीं जा रहे हैं, इन्होंने उत्तर दिया। मुखिया अंग्रेजों का पेट्टू था। अफसर सरकारी कर्मचारी आदि उसके यहाँ निमंत्रण पर आते ही रहते। किसी को जरा भी संदेह नहीं हुआ और वे बिना रोक टोक के उसके घर पहुंच गए। थोड़ी देर मुखिया के घर शोर मच गया, तब लोगों को पता चला कि मुखिया के घर डकैती पड़ी है। देखते देखते मुखिया के घर के सामने अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। गांव वालों को देखकर उन्होंने उन्हें डराने के लिए पिस्तौल निकाले और धन लूटने में लगे रहे। बिस्मिल्लाह ने पहले ही कहा दिया था कि औरतों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, चाहे वे आक्रमणी क्यों न करो। उनका यह दृढ़ विचार था, जो क्रांतिकारी स्त्रियों का सम्मान नहीं कर सकता वह क्रांति के पवित्र उद्देश्य से कभी सफल नहीं हो सकता है। पुरुषों को तो उन लोगों ने डराकर भरा भगा दिया, परंतु स्त्री स्त्री को कुछ नहीं कहा। इसका परिणाम यह हुआ कि स्त्री ही आगे बढ़ा और वे लोग चुपचाप रहे। उसने बिस्मिल्लाह की नीति का लाभ उठाया। दो स्त्री आगे बढ़े और उन्होंने क्रांतिकारी के हाथ से पिस्तौल छीन। जिन हाथों से ब्रिटिश सरकार के कोई आला पुलिस अधिकारी भी पिस्तौल छीनने से पहले 100 बार सोचता था, उन हाथों से उन औरतों ने बड़ी आसानी से उसकी पिस्तौल छीन ली। महिलाओं ने उन्हें लूट से भी रोक दिया। घर के बाहर भीड़ खड़ी थी और वे निशस्त्र हो चुके थे। बिस्मिल्लाह समझ गए थे कि परिस्थिति बिगड़ चुकी है। उन्होंने दल के सदस्यों को भागने का इशारा किया। बिना कुछ लिए सभी अपनी जान बचाकर दौड़ पड़े, यहाँ तक कि उनकी पिस्तौलें भी वहीं पड़ी रह गई। इस प्रकार धन की कमी का कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। दल की सभी गतिविधियां पूरी तरह बंद थी। धन का अभाव अब एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका था। आजाद इसी चिंता में डूबे थे। वे मन ही मन इस समस्या के समाधान के लिए कोई विकल्प तलाशने का प्रयास कर रहे। उसी समय एक व्यक्ति उधर से गुजरा। दोनों का परिचय काफी पुराना था। वह आजाद को देखकर बोला, पंडित जी इतनी चिंता में क्यों घूम रहे हैं? आखिर क्या बात है? चंद्रशेखर थोड़े अनमने भाव से बोले, भाई इस समय तो धन के अभाव की ही चिंता है, बस उसी के लिए कोई विकल्प तलाशने का प्रयास कर रहा हूं। अरे तुम जैसा शेर आदमी और धन की चिंता, तुम चाहो तो आज ही लाखों रुपए की व्यवस्था हो सकती है, मगर कैसे? पास में जो गांव है ना, उसमें एक सेठ रहता है। गरीब का खून चूस चूस कर बहुत धन इकट्ठा कर रखा है उसने। उसके नौकरों से मेरी जान पहचान है। घर के भीतर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर तुम तैयार हो तो आज ही यह काम पूरा हो सकता है। आजाद को पैसे की जरूरत तो थी, और ऊपर से जब उन्होंने यह जाना कि वह सेठ गरीबों का खून चूसता है तो तथा अन्यायी है, तो वे फौरन तैयार हो गए। उसी रात दल के कुछ व्यक्ति डाका डालने निकल पड़े। आजाद और उनके दल के लोग धन एकत्रित करने में व्यस्त थे। तभी उन्होंने देखा कि उसकी घर का एक सुंदर युवती को उनका साथी छेड़ रहा था। यह वही व्यक्ति था जो उन्हें यहाँ लेकर आया था। युवती लज्जा और डर से कांप रही।
आजाद का खून खौल उठा, वे डाकू नहीं थे। देशभक्ति के जज्बे ने चाहे उन्हें यह काम करने पर विवश कर दिया था, परंतु विचारों से वे डाकू नहीं थे। वैसे भी वो अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। उनका चरित्र बहुत उज्जवल था। किसी नारी का अपमान तो वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका हाथ अपने मौजर पर पड़ा और दो बार आवाज आई, धाए धाए। दुष्चरित्र साथी वही ढेर हो गया। आजाद ने उस युवती से क्षमा मांगी मांगी और बिना एक पैसे लिए वापस लौट गए। आइए अब आज का चर्चा यहीं पर विराम देते हैं। आगे की चर्चा जो है कल करेंगे। और आइए।